प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में निवेश और घोषणाओं पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, उनकी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ उनके जीवन में बेवजह सरकारी दखल को कम करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आज 2 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश भर में रहा अव्वल। प्रदेश के 2 करोड़ 37 लाख किसानों को मिला लाभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में किया दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। स्टेडियम में आज से खेला जा रहा है भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों का सरकारी केंद्रों पर 1 मार्च से होगा मुफ्त कोविड टीकाकरण। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट में निवेश और सार्वजनिक उपक्रम प्रबंधन संबंधी घोषणाओं पर आधारित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है, यानी जीवन में न सरकार का अभाव हो न सरकार का प्रभाव हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के इंटरप्राइजेस को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद इंटरप्राइजेस चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, ये आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। उन्होंने कहा कि जब सरकार मोनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है और प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है तथा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी लाता है। इस बजट ने भारत को फिर से हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा है। बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत पार्टनरशिप पर भी फोकस है। बजट में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के स्कोप और टारगेट्स को क्लैरिटी के साथ सामने रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन इसका एक अहम पहलू है। साथियों, जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू किए गए थे तो समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थी। जो नीति 50-60 साल पहले के लिए सही थी, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज जब हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि पब्लिक मनी का सही उपयोग हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जारी धन्यवाद चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए सदन को बताया कि प्रदेश ने किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से की थी। उन्होंने बताया कि इस योजना का प्रदेश के 2 करोड़ 37 लाख किसानों को लाभ मिला है। महोदय, ये आज सर्टिफिकेट आया है उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आज भारत सरकार ने किया। आज ठीक 2 वर्ष हो रहे हैं इस योजना को लागू किए। आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया था और आज 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसका किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 37 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभार्थी है। स्वाभाविक रूप से ये किसान अन्नदाता भारत का ही किसान है।
जिस किसान को लेकर के कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। तथ्यों पर आधारित बातों पर चर्चा हो सकती है। विधायिका का मंच तर्कसंगत बातों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, और वो तर्कसंगत तरीके से कैसे, ये है प्रमाण, ये तो आंकड़े हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, आप इसको ले सकते हैं। कहां पर क्या कार्य हुआ है। हमने किसान के बीच में भेद नहीं किया, हमने फिरकों में नहीं बांटा, हमने क्षेत्र और भाषा के आधार पर भी नहीं बांटा। किसान किसान है, वो कहीं का भी हो, पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। अब आप जबरदस्ती कहें कि हम ये कानून नहीं लागू होने देंगे, हम ये चीज नहीं होने देंगे। सफर कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है ना, सफर तो पब्लिक कर रही है, किसान कर रही है, या वे लोग करेंगे जो इससे होने वाले फायदे से वंचित हो रहे हैं। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, ये तमाम प्रकार की योजनाएं घोषित की, और उन योजनाओं के माध्यम से आज किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई दिया है। किसानों को सशक्त करने की दिशा में बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत देश भर में प्रति किसान परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 6,000 रुपए की रकम 3 किश्तों में किसान के बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जाती है। छोटे किसानों के लिए योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुआवजे से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस योजना के तहत नकदी मिलने से बीज और खाद की उपलब्धता में सहूलियत मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की लॉन्चिंग को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान सम्मान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में आज सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन किया। उन्होंने साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। मोटेरा स्टेडियम का नाम अब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। भारत और इंग्लैंड की बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के मोटेरा में नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले से पहले आज स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अलावा बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। इस स्टेडियम की खासियत है कि ये देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम भी काफी बेहतरीन है, जो 30 मिनट में पिच को सुखा सकता है। इसके अलावा स्टेडियम में 11 पिच है, जिसमें से 6 लाल मिट्टी से बनी हैं। मुझे बताया गया है कि यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा होने के साथ साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संभाला और उनके कार्यकाल में इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। देवियों और सज्जनों, भारत ने जो वर्चस्व क्रिकेट में हासिल किया है, वह इस विश्वास को मजबूत करता है कि अन्य खेलों में ही नहीं बल्कि विकास के क्षेत्रों में भी हमारा देश विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की क्षमता से परिपूर्ण है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ की अति आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे।
भारत को पावर हाउस ऑफ क्रिकेट अथवा हब ऑफ क्रिकेट भी कहा गया है। इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी अब हमारे देश में ही है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्र सरकार ने आज कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल के ऊपर के सभी लोगों का सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से, यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगेगा और प्राइवेट में वैक्सीन लेने वालों को कुछ शुल्क देना होगा। वो शुल्क कितना होगा, स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिनों में इसकी घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादकों, अस्पतालों से चर्चा की जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की है। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले प्रदेश में हालांकि नियंत्रण में हैं, लेकिन मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और हाथ धोने जैसी आदतों को अभी भी लगातार जारी रखना जरूरी है। तभी प्रदेश से कोरोना महामारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में मुश्किलों से निपटने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना का खतरा भी टला नहीं। मैं देखता हूं बहुत सारे सदस्य मास्क नहीं धारण कर पाते। करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेता हैं। आपको देख करके एक बड़ी आबादी देखती है। हमें कोई अधिकार नहीं है। जैसे नेता प्रतिपक्ष मास्क धारण करके रहते हैं, हमेशा रहते हैं, माननीय वर्मा जी भी, अन्य सभी मान्य सदस्य भी इसको धारण करते हैं। मैं भी स्वयं मास्क हमेशा रखता हूं। उतारना ना पड़े, क्योंकि ये उतारना भी अपने आप में एक खतरनाक वो है। हम जब रखते हैं मास्क, जब पहन करके कहीं पे रखते हैं, तो वो क्षेत्र अगर कहीं कोई वायरस हमारे ऊपर आ गया है तो जहां हमारा मास्क पड़ेगा वो क्षेत्र उससे संक्रमित होगा। हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए बांध करके ही अपने पास रखते हैं।
और अगर कभी मुझे दूसरा मास्क लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको जेब में ही रखता हूं, नीचे रखने की आवश्यकता न पड़े, ये प्रयास करता हूं। लेकिन मास्क हमें करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे राज्यों में एक बार फिर से केसेस बढ़ने प्रारंभ हो गए हैं। बहुत सारे राज्यों ने फिर से वे असमंजस की स्थिति में है क्या करना चाहिए। लेकिन चूंकि आवागमन अब फ्रीक्वेंट हो चुका है इसलिए बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें मास्क का ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का प्रयास करना पड़ेगा, नियमित जांच करानी पड़ेगी। जांच फ्री है, उपचार फ्री है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी को उपचार की नौबत ही ना आने पाए। बचाव सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और सर्वोत्तम उपाय में मास्क को धारण करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो आपकी देखा देखी हजारों लोग उसको फॉलो करते हैं। आप क्या कर रहे हैं इसको हजारों लोग फॉलो करेंगे। ये चीजें हम लोगों की आदत का हिस्सा बना देंगे। सामान्य कोरोना समाप्त तो होगा, हो जाएगा। यूपी में आप देख रहे होंगे आज से नवंबर में, यानी आज से 4 महीने पहले यहां लगभग 68,000 पॉजिटिव एक्टिव केस थे, 68,000। आज वो लगभग 2,000 तक पहुंच गए। एक एक करके सभी को किया जा रहा है। टेस्टिंग लगातार चल रही है, फोकस टेस्टिंग चल रही है, लेकिन सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। और मैं सदन से अपील करूंगा आपको, सभी माननीय सदस्यों को, कहीं भी कोई हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वैक्सीन आता है, वैक्सीन लगेगा अपने समय पे। वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उसके बाद भी अगर हम रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो ये हमारे स्वयं के बचाव के लिए ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं आज इस माननीय सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से भी और प्रदेश की जनता से भी यही अपील करूंगा। गोरखपुर के दूरदर्शन केंद्र में प्रस्तुति सहायक के पद पर कार्यरत रत्नेश मिश्र का आज सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 51 वर्ष के थे। रत्नेश मिश्र पिछले लगभग 1 वर्ष से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में प्रस्तुतकर्ता के रूप में रत्नेश मिश्र ने दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के विभिन्न कार्यक्रम अनुभागों में अपनी सेवाएं दी थीं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा मौजूद है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कल देर रात आरपीएफ की एक महिला पुलिसकर्मी कुमारी विनीता द्वारा चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला की जान बचाने का वीडियो वायरल होने के बाद उस महिला कांस्टेबल के साहस और त्वरित कार्रवाई की हर ओर प्रशंसा हो रही है। महिला कांस्टेबल कुमारी विनीता ने बताया कि कार्य के दौरान कर्तव्य निष्ठा की सराहना से उन्हें बेहद बल मिला है और यात्री की जान बचने की खुशी भी हुई है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ अपना कर्तव्य पालन करती रहेंगी। ट्रेन को पास ही करवा रही थी, तब मैंने एक लेडीज को देखा जो लड़की थी, तो वो चलती ट्रेन में चढ़ने लगी। मैंने उसको आवाज़ दी पर वो रुकी नहीं। तो जैसे ही वो चढ़ने लगी तो उसका मैंने देखा तो वो नीचे चढ़ते समय वो फिसल गई। फिसली तो सर मैंने देखा जैसे ही कि ये घसीटने लगी है, तो मैं ट्रेन ही पास करवा रही थी तो दौड़ के मैंने उसको पकड़ा और वो सुरक्षित बच गई। खुशी तो होगी कि हमारे हाथों से किसी का अच्छा रहता है, तो सर खुशी तो बहुत हुई है। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में निवेश और घोषणाओं पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। कहा उनकी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ उनके जीवन में बेवजह सरकारी दखल को कम करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आज 2 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इस योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश भर में रहा अव्वल। प्रदेश के 2 करोड़ 37 लाख किसानों को मिला लाभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में किया दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। स्टेडियम में आज से खेला जा रहा है भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों का सरकारी केंद्रों पर 1 मार्च से होगा मुफ्त कोविड टीकाकरण। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।